तो आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक सवाल, आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रसक्तता का उन्मूलन मतलब कि छुआछूत का विरोध करता है, और ये है अनुच्छेद नंबर 17। देखिए पहले छुआछूत की बीमारी बहुत थी, लोग छोटी बिरादरी से बहुत दूर भागते थे, और इसको दूर करने के लिए संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि था अनुच्छेद 17। और इसमें यह है कि मतलब आप किसी छुआछूत के कारण किसी व्यक्ति को मतलब उसके हक से बाहर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो ये है प्रस्तावना को। जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है, सर्वोच्च किसे माना गया है। तो अगर बात करें कि मतलब भारत में सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर है संविधान। ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, या फिर ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सबसे ऊपर है। देखिए जो लोग भी हैं ये सभी लोग संविधान के दायरे में ही रह के काम करते हैं। मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है ये भी संविधान के दायरे में ही काम करेंगे। अगर बाय द वे अगर ये संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो इन पे महाभियोग लगाया जाता है। उसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, या फिर वो मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर कोई भी जज हो, तो अगर वो लोग भी संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो उनपे भी जो महाभियोग वाला सिस्टम है लगाया जा सकता है। और इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों में जो महाभियोग का रूल है सेम होता है। इन दोनों को संसद का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन की भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था, तो देखिए ये था आंध्र प्रदेश। सबसे पहले भारत के आजाद होने के बाद जो जीपी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया भाषा के लिए, तो उस आयोग ने अपनी सिफारिश दी कि भाषा के आधार पे कोई भी स्टेट का गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी भारत आजाद हुआ था 1950 में। तो वहाँ पे सभी लोग मांग कर रहे थे कि हम गुजराती हैं, हमारे लिए गुजरात चाहिए, हम मराठी हैं, हमें मराठा प्रदेश चाहिए। तो इस तरह ये हुआ कि मतलब भाषा के आधार पे कोई भी राज्य नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, राम मल्लू करके थे, वो 56 दिनों में धरना प्रदर्शन करके उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उसने भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी 1953 में, कंप्लीट कर दिया गया 1956 में। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस प्रदेश से थे, मतलब बात हो रही है प्रथम राष्ट्रपति की, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार से थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो संविधान सभा थी इसके अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई। देखिए अगर अस्थाई पूछा जाएगा संविधान सभा के तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर अस्थाई पूछा जाएगा तो ये है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज मतलब कि जो हम तिरंगा का रूप देखते हैं आप ना, दरअसल यहाँ पे इसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। लेकिन कई बार आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1930 में ही तिरंगा मिल गया था। तो वहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि ये जो झंडा आप देखते हैं 3 कलर का, ये शुरू में ऐसा नहीं था। कई बार कई लोगों ने कई तरह के झंडा बनाए और उसे लेकर के जो आजादी की क्रांति थी उसे आगे बढ़ाया गया। लेकिन फाइनली जब इस 3 कलर को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, तो ये दिन था 22 जुलाई 1947 का। अगला क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, मतलब कि जो आपने सुना होगा कई बार टीवी डिबेट में या फिर कहीं पर भी, तो यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्ष लोग चिल्लाते हैं, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि हमें सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। मतलब कि हमें जितना हिंदू धर्म की अहमियत देनी चाहिए उतना ही मुसलमान धर्म की भी, क्योंकि वो जिनका धर्म है उनके लिए बड़ा है, हमारा धर्म हमारे लिए बड़ा है। तो जो भारत का संविधान है ये धर्मनिरपेक्ष है, ये किसी भी धर्म को ऐसा नहीं किसी को ज्यादा अहमियत नहीं देता है, ये सभी धर्म इसके लिए बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो ये है 22। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित है। तो देखिए देखा जाए वैसे तो जो राष्ट्रपति सिस्टम है हमारे यहाँ की बात हो रही है,
यहाँ पे एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है। तो जो कार्यपालिका है इसकी समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो देखा जाए तो इसमें ज्यादा पावर कैबिनेट को होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट होती है इनको होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो भी काम होता है, मतलब किसी भी देश से युद्ध करना है, किसी भी देश से कोई बातचीत करनी है, कहीं युद्ध विराम करना है, कोई भी क्षेत्र देना है, लेना है, या फिर कोई भी संधि करनी है, जो कुछ भी, ये सारे काम केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पे तो होता है, लेकिन सारे काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये सभी शक्तियां होती हैं किसमें होती हैं? राष्ट्रपति के हाथ में। अगला क्वेश्चन कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना जरूरी है? तो देखिए, एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना जरूरी है। और 2 बार इसलिए क्योंकि जो संविधान है उसमें ये बताया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी बार बैठक हो जाना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे 12 महीने का 1 साल होता है और 6 महीने में हो जाना चाहिए, मतलब कि 2 बार कम से कम होना चाहिए। कभी कभी ये 3 बार भी हो जाता है और कई बार इसे 4 बार या 5 बार ही किया जा सकता है, अगर जो मौजूदा सरकार है वो चाहे तब। अगला क्वेश्चन कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? अब वित्त विधेयक क्या है? तो आर्टिकल 110 मतलब कि वित्त विधेयक का मतलब कि ऐसा विधेयक जिसमें पैसे के बारे में बात की गई हो। तो देखिए, जो ऐसा विधेयक होता है जिसमें पैसे के बारे में बात की गई हो, तो इस विधेयक में जो सबसे ज्यादा पावर होता है ये होता है लोकसभा को। तो जब लोकसभा को ज्यादा पावर होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे लोकसभा हो गई और यहाँ पे राज्यसभा को ने बना दिया। अगर कोई भी बिल लोकसभा पास करके भेज देती है और राज्यसभा जो वित्त विधेयक है उसे रोक भी देता है, तब भी यह बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाती है और वो बिल पास मान ली जाती है। तो इसीलिए जब लोकसभा को ही पावर है, तो इसीलिए जो वित्त विधेयक होगा उसे लोकसभा में पेश करना ही जरूरी है। उस तरह अगर कोई नॉर्मल विधेयक होगा तो उसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी आप पेश कर सकते हैं। और कई बार ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में कि मतलब कोई भी जो विधेयक है वो वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो निर्णय लेता है कि यह वित्त विधेयक या फिर धन विधेयक है या फिर नहीं। दरअसल वित्त विधेयक या फिर धन विधेयक कहने से ये मतलब हो जाता है कि राज्यसभा की वैल्यू खत्म हो जाती है। कई बार इतिहास में तो ऐसा भी देखा गया है कि जो धन विधेयक नहीं था, जिसका धन से मतलब ही नहीं था, उसको धन विधेयक बना करके पेश कर दिया गया और पास हो गया। तो यहाँ पे धन विधेयक कहना या फिर ना कहना जो स्पीकर है इसका विशेषाधिकार है। हालांकि इतना भी अधिकार नहीं है, ये कह तो सकते हैं, लेकिन इन्हें कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और कोर्ट इनके फैसले पर रिव्यू भी करेगा। अगला क्वेश्चन कि जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? तो देखिए, इनकी जो कार्य अवधि होती है 6 साल होती है और बाकी जो स्टेट है उनकी कार्य अवधि कितनी होती है? तो 5 साल होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 370 काम करता है। तो यहाँ पे 370 लगने के कारण यहाँ पे जो भी विधायक होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, जो भी विधायक चुने जाते हैं से सब 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और उसी तरह इंडिया में जो राज्यसभा है वहां पर भी जो भी लोग चुने जाते हैं 6 साल के लिए चुने जाते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए, जो राज्यसभा है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट। अब ऐसा सिस्टम कौन से देश से लिया गया है? कौन से देश से ये सिस्टम लिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो एक्स ऑफिसियो होगा राज्यसभा का? मतलब कि कौन से देश में ऐसा भी होता है जैसे हमारे यहाँ हो रहा है, कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो दरअसल देखिए 24 पुराना डाटा है, अब 24 एक 25 हो गया है। अगला क्वेश्चन कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? देखिए, ये वाला जो सिस्टम है ना, ये केवल संसद में ही नहीं लगा है, ये संसद में भी है, मतलब लोकसभा में, विधानसभा में भी है, मतलब स्टेट पर भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा में है ना तो राज्यसभा में है, अब इन्हें बनाना है कोई मंत्री कहिए या फिर प्रधानमंत्री कहिए, कुछ भी बना सकते हैं, तो इन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर, जो अगला 6 मंथ होगा उसके अंदर अंदर इन्हें राज्यसभा या फिर लोकसभा से चुन के आना होता है।
इसी तरह सेम टू सेम यही प्रक्रिया होती है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वहां पर भी कई प्रदेशों में वहां पे केवल विधानसभा है, तो उन्हें विधानसभा से चुन के आना ही होता है अगले 6 महीनों में। तो वहां पे नेता लोग क्या करते हैं कि अपने किसी ऐसे सीट को खाली करवाते हैं जो कि ज्यादा सेफ लगती है, और वहां के जो अपने लोग होते हैं उनको मतलब इस्तीफा दिलवा देते हैं, और फिर जब चुनाव होता है 3 महीने के अंदर अंदर तो खुद इलेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देखिए, जो भारतीय सेनाएं हैं, जल थल और जो वायु मतलब है, यहाँ पे सबका अपना अपना एक सेनापति होता है। मतलब कि थल सेनापति का अपना होगा, तो जल सेनापति का अपना होगा, लेकिन सर्वोच्च पूछा जाएगा मतलब कि सबसे ऊंचा, तो ये होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन कि शून्यकाल क्या है? तो देखिए, शून्यकाल ये संसद का एक शब्द है। अब ये सदन में जब अति महत्वपूर्ण मामला उठाना होता है तो ये सब आपको शून्यकाल में ही उठाने की परमिशन दी जाती है। जैसे कि किसी और मामले पे बहस चल रही हो और उसी समय मतलब उसी दिन या फिर 1-2 दिन पहले कोई और मामला देश में घटित हुआ हो, तो उसे उठाने के लिए शून्यकाल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संयुक्त बैठक होगी संसद में, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिटेल बताया था और यहाँ पर भी बता दे रहे हैं, जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए। और अगर आप इसके पहले वाली 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट पर मिल जाएगा, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए, संसद की जो संयुक्त बैठक होती है ये होती है आर्टिकल 108 के तहत। अब ये आर्टिकल 108 लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये पूछा जाता है कि ये महाद्वीप के बारे में, तो ये जो 7 महाद्वीप हैं दुनिया के उसमें से सबसे छोटा है। आर्टिकल लिया गया है 108 ऑस्ट्रेलिया से, और इसी में कहा गया है संयुक्त बैठक के बारे में। जब संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो ये केवल और केवल प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के बुलाने के बाद इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करते हैं जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वही। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, इसको अभी हमने आपको बताया 6 साल। उसी तरह जो लोकसभा होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। और आज के लिए 5वां सवाल था। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। अब उत्तर प्रदेश से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला गवर्नर थी, मतलब कि राज्यपाल, उनका क्या नाम था? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो वीडियो खत्म होने से पहले हम अगर याद रहा तो इसे बता के जाएंगे। आप कमेंट करके बताइए अभी। अगला क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये है उड़ीसा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या फिर कोई हो, इनकी नियुक्ति हमेशा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, दरअसल होता क्या है कि जो इस समय सिस्टम है जिसे कोलोजियम कहते हैं, और यहाँ पे किसी भी जो जज है उनकी नियुक्ति करने के लिए कोलोजियम बनाई गई है, जो कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। तो इसमें एक जज होते हैं, एक जज होते हैं, और एक पक्ष का नेता होता है और एक विपक्ष का नेता होता है। 3 लोग मिल करके इसे चुनते हैं। तो इसी तरह 3 लोग या फिर 5 लोग ऐसे मिलकर के इसे चुनते हैं। ये चुन के लोग अपना रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और उनको केवल वहाँ पे मुहर लगाना होता है। रही शपथ ग्रहण की बात, तो मुख्य न्यायाधीश का जो शपथ ग्रहण होगा वो हमेशा राष्ट्रपति ही करवाते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व मतलब की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हमने अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है? तो यह है 11। कहाँ से लिया गया है? तो रूस से, रसिया से। रसिया से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 21। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए, पहले थी 7, अब हो गई है 6। यहाँ से जो संपत्ति का अधिकार था उसे ये उससे हटा करके 19 से हटा करके 300A में रख दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार है, मतलब आपकी संपत्ति है, अगर सरकार किसी प्रोजेक्ट के बीच में आती है तो सरकार उसे ले लेगी और इसका उचित मूल्य आपको दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे मतलब देंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या होती है? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक अपने कार्यकाल में
टिके रहते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। ये बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, तो इनका होता है 65 साल। अगला क्वेश्चन कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है। तो जब संसद से अप्रूवल मिल जाता है तो उस कंडीशन में जो आर्टिकल 356 होता है वो 6 महीने तक के लिए लगाया जाता है, 356। अगला क्वेश्चन कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। तो ये है संसद। और जो ये खर्चा वाला सिस्टम है इससे रिव्यू करने के लिए एक व्यक्ति होते हैं जिन्हें कहा जाता है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। और ये जो अपनी रिपोर्ट है ये हमेशा प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट उसे लोकसभा में रखवाते हैं। इसे कहा जाता है कि जो भारतीय धन है उसके संरक्षक कहा जाता है कैग को। अगला क्वेश्चन है किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग अपनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो मतलब यहाँ पे ये कहानी थी कि जब भारत आजाद होता है 1947 में, तो वहाँ अंग्रेज थे, उन्होंने छोड़ दिया कि जो भी रियासत है उनकी मर्जी है कि वो इंडिया में शामिल हो या फिर नहीं हो। जैसे कि हैदराबाद था, जम्मू एंड कश्मीर था, तो जम्मू एंड कश्मीर को तो छोड़िए, हैदराबाद था जो हमारे अंदर ही था और मतलब कि डिस्टर्बेंस थी उससे। तो यहाँ पे जो पहले अंतरिम सरकार बनी 1947 से लेके 1950 के बीच, इसमें जो होम मिनिस्टर थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके साथी थे पीवी मेनन। अगला क्वेश्चन कि राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है। तो ये है भारत के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश मतलब ये क्या, अब जो गवर्नर है तो इनको जो शपथ दिलवाएगा वो होगा जो उस हाई कोर्ट मतलब उस स्टेट का हाई कोर्ट होगा उसका हेड चीफ। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। मतलब कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उन्हें कौन कौन चुनाव में मत देते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के लोग तथा राज्य के जो विधानसभा होती है उनमें जितने लोग भी निर्वाचित होते हैं वो लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भाग लेते हैं। और यहाँ पे जो सिस्टम लगाया जाता है उसे कहते हैं एकल संक्रमणीय। इसी सिस्टम के अनुसार इनका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर।